Hello, guys. Welcome to our next topic, our next chapter, which is political theory and introduction from your second book, which is political theory. चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले या चैप्टर को समझने से पहले तीन चीजें अपने दिमाग में मान के चलो जो एक कंट्री के लिए और कंट्री में रहने वाले लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। क्या क्या? पहला तो होता है भाई जस्टिस। पहला होता है जस्टिस। दूसरा आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है इक्वालिटी। ओके, एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग विच इज फ्रीडम। राइटिंग में थोड़ा इग्नोर कर देना, ठीक है। तीन चीजें हमने देख ली, क्या क्या? जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रीडम। अब एक बार ये सोच के देखो कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है, एक बारी कि जहाँ पर कोई लॉ एंड ऑर्डर कुछ नहीं है, सबको खुली छूट है, कोई भी किसी को कुछ मानने को तैयार ही नहीं है। चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सब लोग एक दूसरे को ऐसे देख रहे हैं जैसे कि सामने वाला उसको दुश्मन हो। किसी में कोई बनती भी नहीं है। और अब इस सिचुएशन में ये सोचो कि एक अमीर बंदा आया और उस अमीर बंदे ने एक गरीब बंदे को या एक ताकतवर बंदे ने कमजोर बंदे को मारना शुरू कर दिया। खूब मार रहा है, खूब मार रहा है। इतना मारा कि बिल्कुल अधमरा हो चुका है, वो हॉस्पिटल में एडमिट होने की कंडीशन आ चुकी है उस बंदे की। अब उसकी फैमिली पुलिस के पास गई, पुलिस ने कुछ नहीं करा। कोर्ट के पास गई, कोर्ट ने भी कुछ नहीं करा। तो क्या उसके साथ जस्टिस हुआ? जी नहीं हुआ जस्टिस। क्या उसको इक्वालिटी मिली? जी नहीं मिली। क्या उस बंदे ने अपनी फ्रीडम का गलत इस्तेमाल करा? जिस बंदे ने मारा उसके पास खुली फ्रीडम थी भाई, तो उसने फ्रीडम का इस्तेमाल करा, लेकिन किस वे में करा? उसने फ्रीडम का यूज करा नेगेटिव केस में। ठीक है, ठीक है। अब चैप्टर को हम शुरू करते हैं। पहली लाइन ये चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली लाइन क्या लिखी है? ह्यूमन बीइंग्स आर यूनिक इन टू रिस्पेक्ट्स, दे पोजेस रीजन एंड द एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर एक्शंस। देखो, इस लाइन में ही ना पूरे के पूरे चैप्टर का एक मेन कोर छुपा हुआ है। कोर ये छुपा हुआ है कि ह्यूमन एक ऐसा क्रिएचर है धरती पर जो सोच भी सकता है और जो वो सोच रहा है उसको भी वो शेयर कर सकता है प्रॉपरली। मतलब अपने इंटरेस्ट को लोगों के सामने वो रखने में कंप्लीटली सक्षम है। अपने इंटरेस्ट को लोगों के सामने वो रख सकता है। बाकी स्पीसीज की तरह नहीं, कुत्ते, बिल्ली, शेर, गोरिल्ला, इनकी तरह नहीं कि जो कुछ बोल नहीं सकता। नहीं, ह्यूमन एक ऐसा क्रिएचर है जो अपने आइडियाज़ को शेयर भी कर सकता है और जो उसको सही लगता है या जो चाहता है उसको ले भी सकता है। और जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो इन्हीं ह्यूमंस से निकल के आई है। तो हर एक ह्यूमन एज अ स्टूडेंट, आप लोग भी ये सोचते होंगे कि सोसाइटी कैसे चल रही है, हमें सरकार क्यों चाहिए, सबसे अच्छी गवर्नमेंट कौन सी होती है, फ्रीडम के ऊपर क्या लिमिट लगनी चाहिए। जैसे कि भाई इस बंदे ने, अभी हमने देखा ना कि इस फ्रीडम के नाम पर इस बंदे ने एक बंदे के साथ बहुत बड़ा बर्ताव करा, तो फ्रीडम के ऊपर क्या लिमिट लगनी चाहिए। या फिर ये भी कह सकते हैं कि भाई सिटीजन्स और स्टेट के बीच में क्या एक तरीके से रिलेशन होता है, कि भाई स्टेट सिटीजन्स को क्या देती है और बदले में सिटीजन्स स्टेट को क्या देते हैं। इसका आंसर बहुत सिंपल है इस क्वेश्चन का। कौन से क्वेश्चन का? व्हाट डज द स्टेट ओ इट्स सिटीजन्स एंड व्हाट डू वी ओ ईच अदर एज सिटीजन्स। देखो,
स्टेट देती है सिटीजन्स को एक बेसिक लॉज, एक वो काम करने की आज़ादी जिससे किसी और को नुकसान ना पहुंचे, और आपस में जो सिटीजन्स होते हैं वो एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट रखते हैं सामने वाले की, चाहे वो कितना ही गरीब हो, लेकिन उस गरीब बंदे का एक्सप्लॉइटेशन करने की फ्रीडम स्टेट ने कभी भी नहीं दी है। और पॉलिटिकल थ्योरी ऐसे ही सारे क्वेश्चंस को एग्जामिन करती है। कौन कौन से? फ्रीडम के रिलेटेड, इक्वालिटी से रिलेटेड और जस्टिस से रिलेटेड। पॉलिटिकल थ्योरी इन तीनों कॉन्सेप्ट्स के और इन तीनों से मिलते जुलते कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कशन करती है और हम सबको, आपको, मेरे को और लोगों को समझने में हेल्प करती है। ठीक है, ठीक है। अब ये भी बोलती है कि जिस इंस्टीट्यूशंस में हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चाहे वो स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, पब्लिक प्लेसेस हो, कोई बस हो, क्या कोई ट्रेन हो, या गवर्नमेंट ऑफिसेज हो, क्या वहाँ पर फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस प्रॉपरली प्रैक्टिस होती है या नहीं होती है? ठीक है, क्या वे स्कूल, शॉप्स, बसेस वगैरह, ट्रेन्स या गवर्नमेंट ऑफिसेज में फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस ऐसे कंसेप्ट प्रैक्टिस किए जाते हैं, नहीं किए जाते हैं? ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा मैं इस वाले छोटे से टॉपिक को, इतना ताकि मैं ख़त्म करता हूँ कि स्कूल में आप लोगों के पास ये फ्रीडम नहीं है कि आप बिना टीचर की परमिशन लिए क्लास से बाहर निकल सको, नहीं है। इनइक्वालिटी जब होती है, जब स्कूल में जो टीचर्स होती हैं वो बॉयज़ को तो मार देती हैं या मार देते हैं, लेकिन गर्ल्स को नहीं मारती, तो कहीं ना कहीं बॉयज़ सोचते हैं कि हाँ, ये तो भाई इनइक्वालिटी है और यही भी इनजस्टिस ही कहलाता है। जस्टिस तब होता जब टीचर, एक टीचर वही हो मारने वाला जो बॉयज़ को भी मार रहा है, तो वो गर्ल्स को भी मारे। जिस टीचर ने बॉयज़ को मारा गलती करने पे, वो टीचर गर्ल्स को भी मारने की पूरी पूरी कैपेबिलिटी रखता हो। अगर वो ऐसा कर रहा है, दैट मीन्स वहाँ पर इक्वालिटी भी है और जस्टिस भी है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो भैया सॉरी, ना तो वहाँ पे इक्वालिटी है, ना ही वहाँ पे जस्टिस है। ठीक है, अब जो लड़कियां ये वीडियो देख रही होंगी वो डेफिनेटली सोचेंगी कि भाई ये तो पिटवाने वाले काम है, लेकिन नहीं, मैं सिर्फ एग्जाम्पल तौर पे बता रहा हूँ। कोई इसको प्लीज़ पर्सनल मत लेना, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट। ठीक है, अब आगे बढ़ते वक्त हम ये देखते हैं भाई पॉलिटिक्स क्या होती है। पॉलिटिक्स क्या होती है? पॉलिटिक्स मतलब जो हम न्यूज़ में देखते हैं, किसको? मोदी को, राहुल गांधी को, जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन सबको देखते हैं, ये क्या करते हैं? पॉलिटिक्स करते हैं। अब इन सब पॉलिटिकल लीडर्स की नज़रिए से देखो कि भाई पॉलिटिक्स क्या होती है, तो हर एक बंदा आपको यही कहेगा कि लोगों की सेवा करना। क्या कहेगा वो? काइंड ऑफ पब्लिक सर्विस। चाहे कोई छोटे से छोटा एमपी हो, कोई नगर निगम का पार्षद हो, चाहे कोई बड़ा मिनिस्टर हो, बहुत बड़ा मिनिस्टर हो, वो यही कहेगा पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है? पब्लिक सर्विस करना। ठीक है, लेकिन हम सबको पता है कहीं ना कहीं हर एक जो बंदा पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट को ही फुलफिल करने के हिसाब से सोचता है। ऐसे बहुत कम पॉलिटिकल लीडर्स अवेलेबल होते हैं सोसाइटी में जो औरों के लिए काम करें। 90 to 95% लीडर्स अपने लिए ही काम करना प्रेफर करते हैं। ठीक है, और वो जीतने के लिए क्या कर सकते हैं? पार्टी को तोड़ सकते हैं। जैसे अपने स्वार्थ के लिए इंदिरा गांधी ने 1967 में कांग्रेस को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया था। खैर, ये वाला टॉपिक आपका 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस में अभी आपको नहीं पढ़ना है, अभी मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको। ठीक है, फॉल्स प्रोमिसेस भी करते हैं, या फिर ऐसे ऐसे वादे कर देते हैं जो लोग वो पूरा ही नहीं कर सकते, और इन सबको सुन के लोग भाग जाते हैं और उन लोगों को वोट दे देते हैं। पावर में आने के बाद क्या करते हैं? वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए वो लोग काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है,
देखो, अब जब लोग अपने इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं ना, तो हम क्या कहते हैं कि भाई ये तो पॉलिटिक्स खेल रहा है। स्कूल्स में जो हेड बॉय या हेड गर्ल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो पावर में रहने के लिए स्कूल टीचर्स की या प्रिंसिपल की हाँ में हाँ मिला देते हैं। किस डर में, कि भाई अगर मैं इनकी बात नहीं मानूंगा, इनकी बात नहीं मानूंगी, तो ये लोग मुझे हटा देंगे, तो मेरे पास पावर नहीं बची ना। अब उसको पावर चाहिए क्यों, उस लड़का या लड़की को पावर चाहिए क्यों, पावर उसको इसलिए चाहिए ताकि वो आप सब बच्चों के बीच में थोड़ा सुप्रीम दिख सके और अपने पर्सनल इंटरेस्ट को फॉलो कर सके। हो सकता है उसका पर्सनल इंटरेस्ट आप लोगों को डोमिनेट करना हो, या फिर भाई क्लास से बाहर घूमना हो, या अपने आप में अपनी चौड़ दिखानी हो, कुछ भी हो, सेल्फ इंटरेस्ट। वो भी एक तरीके की पॉलिटिक्स ही होती है, जब बंदा सामने वाले के गलत होते हुए भी उसमें अपनी हाँ में हाँ मिलाए, वो भी गलत ही कहलाता है, वही पॉलिटिक्स भी यहाँ पर कहलाती है। ठीक है, अब ये सब आप पढ़ सकते हो, ये सब मैं आपको अभी अभी बता चुका हूँ। ठीक है, अब आगे चलते हैं इस वाले पैराग्राफ पर। ये वाला पैराग्राफ क्या कहता है, ये वाला पैराग्राफ ये कहता है कि चाहे पॉलिटिक्स कितनी ही गंदी हो, कोई अच्छा काम कर रहा हो चाहे ना कर रहा हो, लेकिन स्टिल कंट्री में पॉलिटिक्स होनी मैंडेटरी है। पॉलिटिक्स मतलब पॉलिटिकल पार्टीज, गवर्नमेंट लीडर्स का होना मैंडेटरी है। और महात्मा गांधी ने भी एक बात बोली है, क्या बोली है, कि पॉलिटिक्स जो है वो एक तरीके का सांप है। क्या सांप कैसे है, कि भाई सपोज करो, सांप जैसे आपने कभी मूवीज में देखा हो, जो सांप होता है, बहुत बड़ा सांप होता है, वो किसी को भी खाने से पहले, एनाकोंडा किसी को भी खाने से पहले उसके उसको अपने साथ गोल गोल घुमा के अपने बीच में जकड़ लेता है, जिससे कि वो हिल नहीं पाता। फिर वो ऊपर से आता है, अपना मुंह खोल के उसको पूरा स्वालो करता है, उसको पूरा निगल जाता है। महात्मा गांधी बोले पॉलिटिक्स भी ऐसी है। कैसी, कि पॉलिटिक्स ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है और हम ना चाहते हुए बाहर नहीं निकल सकते सिवाय उससे लड़ने के। लेकिन सोच कर देखो, एज अ नॉर्मल सिटीजन जिस पे कोई पावर नहीं है, वो लड़ सकता है पॉलिटिक्स से? नहीं। तो अल्टीमेटली पॉलिटिक्स में जो भी कुछ होगा वो उसको झेलना ही पड़ेगा, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। एक बात ये भी है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स बहुत मैंडेटरी भी है। कैसे, एटलीस्ट पॉलिटिक्स उन लोगों की बात तो सुन लेता है जो बिल्कुल ही डिप्राइव क्लासेस होती हैं, जैसे एसटीज हैं, एससीज हैं, माइनॉरिटीज में ट्राइबल ग्रुप्स हैं, जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज के होते हैं ना, पर्सन विद डिसेबिलिटी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, इन जैसे लोगों की बात गवर्नमेंट सुनती है। इसलिए भी पॉलिटिक्स होना मैंडेटरी है। और पॉलिटिक्स का मतलब सिर्फ गवर्नमेंट से मतलब नहीं होता है। पॉलिटिक्स का मतलब ये होता है भाई नॉर्मल सिटीजन्स की लाइफ के ऊपर भी डायरेक्टली इम्पैक्ट करना। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल अगर हम देखें तो हम यहाँ पर ले सकते हैं फिलहाल का यूजीसी एक्ट, जो भी जनवरी फरवरी में जिसके ऊपर प्रोटेस्ट होता है। अगर आप लोगों ने न्यूज़ देखी है तो बहुत अच्छी बात है, दैट मीन्स आप पॉलिटिकल साइंस में वेल अपडेटेड हो। नहीं भी देखे तो मैं बता देता हूँ क्या था। गवर्नमेंट ने सिंपली एक एक्ट निकाला था, जिस एक्ट की वजह से कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को कुछ लोगों के तरफ से ऐसा लग रहा था भाई कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट किया जा रहा है। कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उल्टा माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। तो ये देखो कि भाई गवर्नमेंट के एक लॉ की वजह से बात कहाँ पहुंच गई, बात पहुंच गई डायरेक्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर। इसलिए तो यहाँ लिखा हुआ है, इट अफेक्ट्स द लाइव्स ऑफ द पीपल इन मैनी डिफरेंट वेज। हर एक तरीके से गवर्नमेंट का कोई भी कानून हो, कोई भी नियम हो, वो एक नॉर्मल सिटीजन को डेफिनेटली इम्पैक्ट करता है करता है। एक एग्जांपल और ले लो इसका, जीएसटी। जीएसटी कब आया, जीएसटी आया 2016 में। कब आया जीएसटी,
जीएसटी आया 2016 में। तो जीएसटी में पहले क्या था, जीएसटी आने से पहले हर तरह की कम्युनिटी के ऊपर एक सा ही इंटरेस्ट, एक सा ही टैक्स लगता था। लेकिन नहीं, जीएसटी में क्या हुआ, 4 अलग अलग तरह की टैक्स पार्ट्स बनाए और हर एक तरह की आइटम को अलग अलग टैक्स वाले कॉलम में डाल दिए। तो लोगों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा कि भाई चीनी पे लग रहा है 0% टैक्स, ज्वेलरी खरीदने पे लग रहा है 28% टैक्स। तो एक छोटे से कानून ने लोगों की जो पर्सनल लाइफ थी उसको भी अफेक्ट करना शुरू कर दिया। अब सोच कर देखो, एग्जाम्पल सोचो, बुक में जो एग्जाम्पल लिखा है कि एक गवर्नमेंट बनी है, ठीक है। गवर्नमेंट क्या बनी, गवर्नमेंट एक ऐसी बनी है कि जो अलाउ कर रही है किसी भी तरह के वायलेंस को, ठीक है। अब वायलेंस की वजह से होगा क्या, हमारी जो लाइव्स है वो डिस्टर्ब होगी। कैसे, आपके घर के बाहर दंगा चल रहा है, आप कुछ संभाल नहीं जा सकते, सडनली कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, लेकिन दंगों की वजह से आप हॉस्पिटल पहुंच ही नहीं सकते, या फिर एम्बुलेंस भी आपके घर नहीं आ सकती, तो हो सकता है बंदा मर जाए इस वजह से भी, ठीक है। दंगा हो रहा है, स्कूल बंद हो गए भैया, क्या आप लोग तो खुशी हो गए स्कूल बंद हो जाए, लेकिन जस्ट इमेजिन करते हो दंगा चल रहा है, स्कूल बंद हो गया, आप लोगों का जो सिलेबस है वो ख़त्म नहीं हो पाया, कुछ बच्चे क्लास में फेल हो गए, गलती किसकी थी, स्टूडेंट्स की नहीं, गलती किसकी थी, गलती सरकार की। कैसे, सरकार ने उस दंगे को रोका ही नहीं, बढ़ने दो बढ़ने दो, अपना घर समझ के जो चल रहा है चलने दो, गवर्नमेंट ने कुछ करा नहीं, ठीक है। जिसकी वजह से आप लोग एग्जाम के फर्क पड़ा और आप लोग ट्यूशन भी नहीं जा पाए, तो वैसे फेल हो गए, ठीक है। तो लेकिन अब दूसरी तरफ भी सोचो, दूसरी तरफ एक गवर्नमेंट बनी, उस गवर्नमेंट ने अलग अलग पॉलिसी इंट्रोड्यूस करना शुरू करा, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जैसे, या फिर 1991 में जो एलपीजी आई थी, लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन। यहाँ पर मेरा एलपीजी से मतलब ये नहीं तो भी गैस की किल्लत है, नहीं, एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। हर गवर्नमेंट कुछ ना कुछ ऐसी लॉज लेके आते हैं जिससे कि पॉजिटिव असर भी लोगों के लाइफ के ऊपर पड़ता है। जैसे डिजिटल इंडिया स्कीम ले लो, कोविड की वैक्सीन ले लो, तो अपॉर्चुनिटी मिलती है लिटरेसी की, एम्प्लॉयमेंट की, एक अच्छा स्कूल कॉलेज में जाने की, या फिर एक डिसेंसी जॉब पाने की, जिससे कि बंदा एटलीस्ट अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स तो पूरी कर ही सकता है, ठीक है। देखो, अब हमें पता है गवर्नमेंट जो है डीपली अफेक्ट करती है हमें, इसलिए जो गवर्नमेंट करती है हम उसमें खुले दिल से सपोर्ट भी करते हैं, या फिर खुले दिल से भैया प्रोटेस्ट भी करते हैं, ठीक है। अगर हमें कोई चीज़ गवर्नमेंट की पसंद आती है तो हम सपोर्ट कर देते हैं, या फिर अगर पसंद नहीं आती तो हम गवर्नमेंट से नेगोशिएट करते हैं और उसको या तो चेंज करवाने की कोशिश करते हैं, उसको ख़त्म करवाने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल, जो 6 साल पहले 3 फार्मर बिल्स आता था, आप लोगों को पता नहीं होगा, 6 साल पहले आप हो गए कहाँ, 5th क्लास में हो गए, आप लोगों को नहीं पता होगा, तो मैं बता देता हूँ। 6 साल पहले बीजेपी की गवर्नमेंट ने 2019-20 के आसपास बीजेपी ने 3 फार्मर बिल निकाले थे। उन फार्मर बिल से कोई भी किसान खुश नहीं हुआ था। अगर आप एक खुद किसान फैमिली से बिलोंग करते हो तो आपको डेफिनेटली पता होगा, नहीं पता है तो अपने फादर से पूछ सकते हैं, वो आपको डेफिनेटली बता देंगे क्या हुआ था। तो उसके ऊपर डिबेट वगैरह हुई, नेगोशिएट करा, तो एट लास्ट नेगोशिएशन का रिजल्ट ये निकला कि बीजेपी गवर्नमेंट ने, जो उस टाइम पर सेंट्रल गवर्नमेंट थी, उन्होंने उन तीनों कानून को विड्रॉ कर दिया, भाई वो कानून दोबारा लगे ही नहीं आज तक, ठीक है। ये बात भी हमने मान ली। वही है, इस पैराग्राफ में सब यही बता रखा है कि भाई हम गवर्नमेंट को कैसे सपोर्ट करते हैं, गवर्नमेंट हमारी कैसे सुनती है। आप इसको 1-2 बार पढ़ो, आपको ऑटोमेटिक अपना समझ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका बेस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ पहले से ही। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ये सोचते हैं कि भाई एक पॉलिटिकल पार्टी
बार बार कैसे इलेक्शंस को जीत रही है। कुछ लोग होंगे आप लोगों में से भी कि भाई बीजेपी तीसरी बार इलेक्शन कैसे जीत गई, या इससे 50 साल पहले जब कांग्रेस का टाइम था तो कांग्रेस ने भी 1947 से लेकर 1920 साल तक 67 तक देश के ऊपर राज करा था, तो वो कैसे जीत रही थी। हम सब सोचते हैं, कहीं ना कहीं हम सब पॉलिटिक्स से रिलेटेड किसी ना किसी सेक्शन के बारे में हमेशा सोचते ही रहते हैं। और पॉलिटिक्स के लिए हर दूसरी चीज किसी केस में या तो उसके लिए वो चीज सही हो सकती है, और किसी केस में वो चीज गलत भी हो सकती है। इसमें लिखा है ना, हैव डिफरेंट विजन्स ऑफ व्हाट इज जस्ट एंड डिजायरेबल फॉर अस एंड आर सोसाइटी, मतलब सोसाइटी के लिए क्या सही है क्या गलत है। एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन कंटेक्स्ट। क्या सही है क्या गलत है डिपेंड करता है उस टाइम पर कैसी सिचुएशन चल रही है। ज़रूरी नहीं है कि हर एक केस में हर एक चीज़ सही निकले। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी एक बात ये लिखी है क्या, एट वन लेवल इट इन्वॉल्व्स what governments do and how they relate to the aspirations of the people. At another level, it involves how people struggle. सॉरी लाइन थोड़ी गलत हो गई है, मैं इनको अभी सही कर देता हूँ, गिव मी 1 सेकेंड। क्या लिखा है यहाँ पर, एट वन लेवल इट इन्वॉल्व्स what governments do and how they relate to the aspirations of the people. At another level, it involves how people struggle and influence decision making. People may be said to engage in political activity whenever they negotiate with each other and take part in collective activities which are designed to promote social development and help to resolve conflict। देखो ये बात ये बोली है यहाँ पर कि एक तरफ तो जो गवर्नमेंट काम करती है उस काम से जो नॉर्मल सिटीजन्स होते हैं वो अपने आप को रिलेट करते हैं, लेकिन किसी किसी केस में जो गवर्नमेंट कुछ ऐसा भी काम कर देती है कि सब लोग साथ में आ जाते हैं और या तो गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं या फिर गवर्नमेंट को सपोर्ट करना शुरू करते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर लेके चलो तो हम कह सकते हैं स्वच्छ भारत अभियान। मैं बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मेरे आगे जो पॉलिसीज दिखी है मैं आपको सिर्फ वो बता रहा हूँ। ठीक है, क्या हुआ, अब क्या होगा अगर जब लोग कलेक्टिव एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो सोसाइटी का डेवलपमेंट भी होगा और जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं वो भी डेफिनेटली सॉल्व होंगी ही होंगी। अब अगला सेक्शन आता है इस चैप्टर का, व्हाट डू वी स्टडी इन पॉलिटिकल थ्योरी। भाई हम पॉलिटिकल थ्योरी में क्या पढ़ते हैं। हमारे आसपास हमेशा कभी कोई मूवमेंट, कभी कोई डेवलपमेंट या फिर कोई ना कोई चेंज चलता ही रहता है, और उस चेंज की वजह से हो सकता है हमारे ऊपर कुछ पॉलिटिकली या पर्सनली इम्पैक्ट पड़ सकता है। सपोज करो डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने एक डैम बनाने का सोचा। क्या सोचा, डैम मतलब बांध बनाने का सोचा। अब गवर्नमेंट तो ये देख रही है कि भाई इस डैम के बनने से हजारों लाखों लोगों को पानी मिलेगा, बिजली मिलेगी, खेती वगैरह होगी, लेकिन गवर्नमेंट ने ये नहीं देखा कि जिस ज़मीन पर ये डैम बनेगा उस ज़मीन पर या उस ज़मीन के आसपास जो लोग रहते हैं वो कहाँ जाएंगे, ये देखना है। ठीक है, और इन्हीं सब वैल्यूज से, इन्हीं सब चीज़ों से लोग जो है वो क्या होते हैं, वो इंस्पायर होते हैं, और ऐसी ही चीज़ों से जो गवर्नमेंट है अपनी पॉलिसीज़ को भी अच्छे ढंग से डिज़ाइन करने की सोचती है। हर एक कंट्री की पॉलिटिक्स के कुछ आइडियल फीचर्स होते हैं। क्या, ये जैसे आपको मैंने ये बताया,
हर एक कंट्री की पॉलिटिक्स के ये 3 आइडल फीचर्स डेफिनेटली होते हैं। ठीक है, डेफिनेटली होते हैं। अब ये देखो, चाहे डेमोक्रेसी हो, चाहे फ्रीडम हो, या फिर इक्वालिटी हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और अलग अलग कंट्रीज अपने अपने तरीके से इन सबको प्रोटेक्ट करने की सोचती हैं। लेकिन दुनिया के ऐसे 2 देश हैं जिन देशों के कॉन्स्टिट्यूशन में इन चीज़ों के बारे में डायरेक्टली मेंशन करा गया है और बहुत अच्छे से उनको इम्प्लीमेंट करके उसके ऊपर अमल भी किया गया, मतलब उसको बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट भी करा है और उसके जो जो गोल्स थे उनको बहुत अच्छे से अचीव भी करा है। और वो देश कौन से हैं? इंडिया एंड अमेरिका। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना अमेरिका और इंडिया के, ये रातों रात चुटकी बजा के नहीं बन गए कि एक दिन मन करा, पेजेस भर दिए, लोगों को पसंद आया तो कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। नहीं, सालों की चीज़ों को नोटिस करके क्या सही है क्या गलत है, इन सब चीज़ों को देखकर एक ये डॉक्यूमेंट बना है। और जो जो चीज़ें अमेरिका और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है ना, उन चीज़ों के ऊपर सालों पहले ही डिबेट हो चुकी है। अब चाहे वो डिबेट कौटिल्य ने की हो, किसने करी हो? कौटिल्य ने की हो, अरिस्टोटल से लेके रूसो तक ने की हो, कार्ल मार्क्स ने की हो, चाहे हमारे फादर ऑफ इंडिया महात्मा गांधी जी ने करी हो, या फिर अंबेडकर जी ने करी हो। इनमें से कोई भी, ये जितने भी ये नाम यहाँ पर लिखे हैं ना, इनमें से जितने भी नाम ये मैंने अंडरलाइन करे हो, ये लिखे हैं, कौटिल्य हो, अरिस्टोटल हो, रूसो हो, मार्क्स, गांधी, अंबेडकर, इनमें से कोई भी पॉलिटिकल लीडर नहीं है। उल्टा पॉलिटिकल लीडर्स इन सब लोगों की स्टेटमेंट से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं। ठीक है, 5000 पहले ना 2 लोग हुआ करते थे, प्लेटो और एरिस्टोटल। इन दोनों को ही ना पॉलिटिकल साइंस का क्रिएटर, रचयिता माना जाता है। और प्लेटो हमेशा से ही डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में था। प्लेटो ने कभी भी डेमोक्रेसी को सपोर्ट नहीं करा। वो क्यों नहीं करा? क्योंकि प्लेटो जिसको अपना गुरु, अपना टीचर, अपना आइडल मानता था, वो था सोक्रेट्स। और सोक्रेट की मृत्यु किसकी वजह से हुई थी? उसकी जो मौत हुई थी, जिसको सोक्रेट्स ने मारा, वो मारा था डेमोक्रेसी ने। मतलब डेमोक्रेसी की वजह से ही सोक्रेट्स को मारा गया। इसलिए प्लेटो ने कभी भी सोक्रेट्स के खिलाफ नहीं गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई प्लेटो जिसको गुरु मानता था, जब उस बंदे की उसकी वजह से ही मौत हो गई, तो वो उस बंदा उस चीज को अच्छा क्यों मानेगा? पर एरिस्टोटल ने हमेशा से ही डेमोक्रेसी को कम्प्लीटली सपोर्ट नहीं करा, लेकिन उसने ये बोला कि वो डेमोक्रेसी बहुत अच्छी होगी जहाँ पर किसका रोल होगा? जहाँ पर रूल होगा मिडिल क्लास का। जहाँ किसका रूल होगा? मिडिल क्लास का। ठीक है, ठीक है भाई। अब ये देखो कि मॉडर्न टाइम्स में जो रूसो का टाइम पीरियड था वो था 1700 टू 1800, मतलब ऑलमोस्ट 250 साल पहले की बात मान लो आप लोग। रूसो सबसे पहले फंडामेंटल राइट ऑफ ह्यूमन मैनकाइंड की बात करी। मतलब उसने बोला कि भाई लोगों को बचाओ, उनके साथ गलत मत करो। कार्ल मार्क्स ने इक्वालिटी की बात करी। ठीक है, वे फ्रीडम और इक्वालिटी दोनों इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम
घर के बंदे की देख लें, कौन थे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने क्या बोला? स्वराज मतलब सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना बहुत इम्पोर्टेंट है। अंबेडकर ने बोला कि जो शेड्यूल्ड कास्ट है उनको एज अ माइनॉरिटी ट्रीट किया जाए, और अंबेडकर जी के कहने पर ही माइनॉरिटीज को आज के टाइम पर रिजर्वेशन दिया जाता है। ठीक है। अब इन सब लोगों की जितनी भी बातें थी, चाहे कौटिल्य की फॉरेन पॉलिसी हो, जो कौटिल्य की फॉरेन पॉलिसी कौटिल्य ने अपने टाइम 5000 साल पहले दी थी, वैसी ही सेम फॉरेन पॉलिसी को इंडिया आज फॉलो कर रहा है। ठीक है। एरिस्टोटल प्लेटो की डेमोक्रेसी मोनार्की के ऊपर डिबेट हो, रूसो की मैनकाइंड के बारे में बात हो, मार्क्स की इक्वालिटी के बारे में बात हो, गांधी का सेल्फ इंडिपेंडेंट हो, या फिर अंबेडकर का रिजर्वेशन वाला कॉन्सेप्ट हो, ये सब इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। और हमारी कंट्री का जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल की फोटो आपको साइड में दिख रही होगी, जो कि फ्रीडम और इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है। देखो, कहते हैं जो प्रियम्बल है ना, वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अगर आपको इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में समझना है तो मैंने उसके ऊपर भी फर्स्ट चैप्टर की वीडियो बना रखी है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है। चाहे अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करने की बात हो, और गांधी के प्रिंसिपल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी ट्रैक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, गांधी के कॉन्सेप्ट्स को इस वाले में डाला है। अंबेडकर के और रूसो के जो इक्वालिटी वाले कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको फंडामेंटल राइट्स में डाला गया, अनटचेबिलिटी के बारे में। ठीक है। ठीक है भाई। अब अगर हम अगली चीज़ देखें कि जितने भी प्रिंसिपल्स, जो आइडियाज़ या प्रिंसिपल्स जो पॉलिटिकल थ्योरी में इन्वॉल्व हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, गवर्नमेंट को एक सिस्टमैटिक मैनर के तरीके से इन्फ्लुएंस करने की पूरी पूरी कैपेबिलिटी रखते हैं। ठीक है। इस वाले पैराग्राफ को आप पढ़ सकते हो, बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ रॉकेट साइंस है नहीं, बहुत सिंपल है। ठीक है। तो अब सवाल ये आता है कि क्या हमें ये फ्रीडम है, डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, जस्टिस, ये सब के बारे में पढ़ना ज़रूरी है? अब आप में से कुछ लोग सोचोगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये सब लिखा हुआ ही है, देन वाई वी हैव टू स्टडी? द आंसर इज, हमें ये देखना है कि क्या वाकई में जो जो लिखा गया है वो अचीव हो भी रहा है या नहीं हो रहा, सिर्फ कहने की बात है। अब हो सकता है कि किसी पॉलिटिकल स्फीयर में तो किसी बंदे को इक्वल राइट्स मिल गए हो, लेकिन इकोनॉमिक और सोशल स्फीयर्स में राइट ना मिले हो। एग्जाम्पल के तौर पर, आप एक पर्सन हो, 20 साल के हो, आपको वोटिंग राइट तो मिल गया, मतलब पॉलिटिकल राइट आपको मिल गया, लेकिन इकोनॉमिक राइट क्या कहता है? इकोनॉमिक राइट कहता है भाई कुछ खाने को मिले, एटलीस्ट बेसिक फूड मिले, लेकिन आपको वो नहीं मिल पा रहा। सरकार जो गरीबों का भला करने के लिए जो स्कीम्स निकाल रही है, आपको उन स्कीम से भी कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो पॉलिटिकल लेवल पर तो आपको इक्वालिटी मिल गई, लेकिन इकोनॉमिक और सोशल लेवल पर इक्वालिटी मिली? द आंसर इज नो। आंसर इज नो। आज भी कुछ लोगों के साथ पॉलिटिकल राइट्स के नाम पर भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। एग्जाम्पल के तौर पर, खाने को मिला लेकिन ढंग से वोटिंग राइट्स नहीं है, तो ये क्या बात हुई? ठीक है। या फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको पॉलिटिकल राइट्स मिल गए, लेकिन कास्ट और पॉवर्टी की वजह से उनके साथ आज भी डिस्क्रिमिनेशन होता आ रहा है। ठीक है।
ये तो हुई पहली बात। पहली बात क्या हुई कि क्या सबको सब तरह के राइट्स मिल गए हैं। ठीक है, पहला पॉइंट यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहा है, पहला पॉइंट यहाँ पर डिस्कस कर रहा है राइट्स। ठीक है, सेकंड चीज यहाँ की डिस्कशन होगी, यहाँ पे होगी फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब ये है यहाँ पर कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में जिस जिस तरह की फ्रीडम दी गई है, क्या वो सही में लोगों को मिल रही है। और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन, कोई ग्रंथ नहीं है जो लिख दिया तो वो चेंज नहीं हो सकता। नो, द आंसर इज कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। मतलब जैसे जैसे सिचुएशन आएगी वैसे वैसे उसमें चेंजेस होंगे। आप लोगों को एक मैं छोटा सा केस बता देता हूँ, आप लोग का मतलब क्या है लेकिन समझ सकते हो आप इसको। 2017 में एक केस हुआ था, उस केस का जो सीधा लिंक था वो था आधार कार्ड से लिंक। आज के टाइम पर आधार कार्ड के थ्रू गवर्नमेंट के पास हमारी सारी इन्फॉर्मेशन है, हमारे फिंगरप्रिंट्स हैं, हमारी फ़ोटो है, हमारे रेटिना स्कैन सब है उसके पास, गवर्नमेंट के पास। तो एक बंदे ने बोला कि आधार कार्ड के थ्रू तो कोई गलत काम भी कर सकता है, डाटा लीक कर देगा। तो इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में एक ऑर्डर दिया, एक जजमेंट दिया कि राइट टू प्राइवेसी जो है वो एक फंडामेंटल राइट है। और उस राइट टू प्राइवेसी के एक्ट को आर्टिकल 21 में इंक्लूड करा गया। किसमें? आर्टिकल 21 में इंक्लूड करा गया। अब कुछ फंडामेंटल राइट्स बाद में चेंज होते हैं, कुछ पहले चेंज होते हैं, लेकिन जो भी चेंजेस आते हैं वो बेफालतू में नहीं आते, वो प्रॉपर सिचुएशन को एनालाइज करके ही फंडामेंटल राइट्स में चेंज किए जाते हैं। ठीक है, अभी सोचो सबके पास फ्रीडम है घूमने फिरने की, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो स्कूल तक तो नहीं जा पाते, तो उनके लिए एक फ्रीडम मिलना भी डिस्टेंट ड्रीम है। मतलब एक बंदा स्कूल जा रहा है उसके पास फ्रीडम है, लेकिन एक बंदा स्कूल नहीं जा रहा है तो उसके लिए घर से बाहर निकलना भी सबसे पहले बात बहुत बड़ी फ्रीडम कहलाती है। ठीक है, अब जैसे जैसे सोसाइटी में न्यू चैलेंजेस इमर्ज होंगे वैसे वैसे न्यू इंटरप्रिटेशंस भी होती जाएंगी, अमेंडमेंट होंगी, एक्सपैंड होएगा, और गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ को उस तरीके से ही डिज़ाइन करेगी ताकि न्यू प्रॉब्लम्स को हम टैकल कर सके। थर्ड बहुत सिंपल सा है, थर्ड थोड़ा डिजिटल के बारे में बात कर रहा है। आप में से हर कोई ब्लिंकिट, स्विगी, अमेजोन, फ्लिपकार्ट सब कोई यूज़ करते ही है। ठीक है, इनमें अपना नंबर डालते हो, नाम डालते हो, केवाईसी वगैरह करने के लिए अपनी फ़ोटोज़ भी डालते हो, कभी कभी कोई सब्सक्रिप्शन लेना होता है तो उसमें आधार कार्ड की फ़ोटो डलती है। ठीक है, बैंक अकाउंट्स भी ऐड कर देते हो आप लोग अपने पेमेंट करने के लिए, लोकेशन भी यूज़ करते हो प्रॉपर डिलीवरी लेने के लिए। तो थर्ड पॉइंट ये कहता है कि भाई जैसे जैसे वर्ल्ड चेंज होगा वैसे वैसे फ्रीडम भी चेंज होएगी, वैसे वैसे फ्रीडम भी चेंज होगी और उस फ्रीडम के नए थ्रेड भी आएंगे। सोचो, देखो आप अमेज़ॉन यूज़ कर रहे हो, लेकिन बाय चांस आपके अमेज़ॉन का डाटा लीक हो गया। डाटा लीक हो गया इन द सेंस कि फ़ोन नंबर लीक हो गया, मेल आईडी लीक हो गई, बैंक अकाउंट ऐड कर रखा था तो बैंक अकाउंट की डिटेल्स लीक हो गई, यूपीआई पिन वगैरह लीक हो गया, सब लीक हो गया। आप क्या करोगे? आप तो ख़त्म हो, आप तो कुछ कर नहीं सकते। इन्हीं सब चीज़ों को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ लॉज को इंट्रोड्यूस करा कि चाहे कुछ हो जाए
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर यूजर्स की जो प्राइवेसी है उसको हार्म नहीं होना चाहिए। क्या क्या बोला? नेसेसरी टू सेफगार्ड इंडिविजुअल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। मतलब कि भाई कोई बंदा इंटरनेट को यूज़ कर रहा है तो जो यूज़ कर रहा है उसके साथ किसी भी तरह का कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। जैसे कि एक बंदे की कंपनी है, उस बंदे ने सोचा कि क्या मैं अपने प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट चैट करते हुए लोगों से दूँ। सपोज करो आप अपनी बंदी से अपने बंदे से बात कर रहे हो, सडनली ऐड आ जाए बाय चॉकलेट्स, सडनली कोई और ऐड आ जाए बाय मेडिसिन। आपको तो इंटरप्शन होगा ना, मज़ा तो आएगा नहीं। तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से गवर्नमेंट ने बैन लगाया कि भाई आप लोग ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिसकी वजह से एक यूज़र की प्राइवेसी को हार्म पहुंचे। ठीक है, इस वाले पैराग्राफ में इतनी सी बात बोली तरीके से कि भाई जैसा डिजिटल वर्ल्ड, जैसे जैसे वर्ल्ड चेंज होगा, जैसे जैसे वर्ल्ड चेंज होगा वैसे वैसे चेंज होंगे लॉज। हो सकता है आज जैसे कि आज के टाइम पे एआई बहुत चल रहा है, आप सब लोग चैट जीपीटी, जेमिनी, परप्लेक्सिटी सबका यूज़ करते हो। जैसे जैसे एआई बदल रहा है वैसे वैसे गवर्नमेंट भी अपने लॉज को चेंज कर रही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम पॉलिटिकल थ्योरी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, फ्रीडम, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी, नेशनलिज्म, सेकुलरिज्म, इन सबको प्रैक्टिस में लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे कि देखो, सबसे पहले जो बुक है ना, ये आपको पॉलिटिकल थ्योरी के मेन कॉन्सेप्ट से फैमिलियर करवा देगी आने वाले चैप्टर्स में। अब मेन कॉन्सेप्ट्स कैसे हो सकते हैं? फ्रीडम है, इक्वालिटी है, सिटीजनशिप, जस्टिस, सेक्युलरिज्म, नेशनलिज्म, सो ऑन। और आप लोग कहीं ना कहीं इन सारे कंसेप्ट से खुद भी थोड़े बहुत फेमिलियर हैं। हर एक पॉलिटिकल थ्योरीज की ना अपनी अपनी डेफिनेशन होती है, फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, नेशनलिज्म, इन सबको लेके। ठीक है, एक स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं होती। जैसे मैथ्स में तो स्क्वायर या रेक्टेंगल मतलब क्या होता है? एक ऐसा बॉक्स जिसके 4 कॉर्नर्स हैं। ठीक है, ये हो गया स्क्वायर। दैट इज अ शेप व्हिच हैज 4 कॉर्नर्स, दैट इज नोन एज रेक्टेंगल और स्क्वायर। ट्रायंगल मतलब क्या होता है? ट्रायंगल होता है शेप व्हिच हैज 3 कॉर्नर्स। लेकिन पॉलिटिकल थ्योरी में किसी भी कॉन्सेप्ट की एक फिक्स डेफिनेशन नहीं होती है। ठीक है, हर एक बंदा अपने अपने तरीके से डाइवर्स डेफिनेशंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब अगर हम आगे चलें तो हम ये देख सकते हैं भी ऐसा क्यों होता है। मतलब कि हर एक कंसेप्ट की अपनी अलग अलग डेफिनेशन क्यों है? क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स के सोचने का जो पर्सपेक्टिव है, जो सोचने का नज़रिया है, वो सबका बहुत अलग होता है। ठीक है, कोई किसी इशू को कैसे देखता है, कोई किसी इशू को कैसे देखता है। एग्जाम्पल के तौर पर गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी निकाली तो उस पॉलिसी की वजह से सोसाइटी में 2 ग्रुप्स क्रिएट होंगे। ग्रुप 1 जो पॉलिसी को सपोर्ट कर रहा है, ग्रुप 2 जो पॉलिसी को सपोर्ट नहीं कर रहा है। उनके हिसाब से इक्वालिटी का मतलब कुछ और होगा ग्रुप 1 वालों की वजह से, ग्रुप 1 के अकॉर्डिंग, और ग्रुप 2 के अकॉर्डिंग इक्वालिटी का मतलब कुछ और होगा। ठीक है, अब थोड़े कॉमन एक्सपीरियंसेस के बारे में चलो डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जो बुक में लिखा, सपोज करो आप एक लाइन में लगे हुए हो, आप एक क्यू में एक लंबी लाइन लगी हुई है, लेकिन सडनली कहीं से एक बंदा आता है और उस लाइन को तोड़कर अपना काम पहले करवाने की वो कोशिश करता है। अगर उसको रोक दो, टोल्ड
टू गेट बैक इन लाइन एंड वी फील ग्लैड। मतलब गलत काम कर रहा था, किसी ने उसको टोक के वापस पीछे भेज दिया, भाई जहाँ से पीछे जाके लगो, तो हमें अच्छा लगता है। लेकिन अगर कोई बंदा आया और अपना काम करवा के निकल गया, आप लाइन में खड़े हो, तो हमें बुरा लगता है, बट वी फील चीटेड। क्यों? क्योंकि आप ही सोचते हो भाई, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज मिले, जिसके लिए आप पे कर रहे हो। यहीं से हमारे पॉलिटिकल थ्योरीज के कंसेप्ट्स की एक स्टार्टिंग होती है। लेकिन उसी तरफ आप देखते हो, उसी सेम टाइम पर एक सेपरेट काउंटर है डिसेबल्स और ओल्ड लोगों के लिए। तो हाँ, आप सोचते हो कि हाँ भाई बुजुर्ग आदमी है या डिसेबल पर्सन है, हाथ या पैर नहीं है, तो उसके लिए जस्टिफाइड है उसको एक स्पेशल ट्रीटमेंट देना। और कभी कभार हम ये भी देखते हैं कि भाई कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दुकानों में जाकर सामान नहीं खरीद सकते, डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज भी नहीं करवा सकते। क्यों? क्योंकि हैव नो मनी टू पे फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। अब ऐसे लोग कौन होते हैं जो ईंट वगैरह उठाते हैं, बोरी वगैरह उठाते हैं, या फिर सड़कों पर सफाई वगैरह करते हैं, घंटों काम करते हैं, लेकिन इतने पैसे भी नहीं कमा पाते कि अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को एटलीस्ट वो लोग फुलफिल कर सकें। तो इनके बारे में हम सोचते हैं कि भाई ऐसा कुछ करना चाहिए सरकार को, जिससे कि इन लोगों को भी एक फेयरनेस मिल सके। तो हम ये कहते हैं कि भाई इक्वालिटी ऐसी होनी चाहिए जो थोड़ी सी फेयरनेस दे सके इन लोगों को। कौन किन लोगों को? जो एक्सप्लॉइटेड है और डिसएडवांटेज्ड है। क्यों? क्योंकि इनके पास प्रॉपर इकोनॉमिक फैक्टर्स अवेलेबल नहीं है। इकोनॉमिक फैक्टर्स में भी कौन से? मनी। क्या कहेंगे? मनी। मनी। ठीक है। अब एक फैक्ट ये भी है कि काफ़ी सारे चिल्ड्रंस स्कूल तो जाना चाहते हैं लेकिन जा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनको काम करना पड़ रहा है अपने अपने आप को खाना देने के लिए। या फिर कुछ घर ऐसे भी होते हैं जिस घर में भाई बहन होते हैं, माँ बाप काम पे जा रहे हैं और बड़े भाई या बहन को छोटे भाई बहन की देखभाल करनी पड़ती है, जिसकी वजह से भी वो लोग स्कूल नहीं जा पाते हैं। हम फिर से सोचते हैं क्या कि भाई गवर्नमेंट को कुछ ऐसा करना चाहिए ऐसे फैमिलीज, चिल्ड्रंस, पेरेंट्स के लिए कि वो लोग स्कूल जा सकें, थोड़े एक्स्ट्रा पैसे कमा सकें, अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को एटलीस्ट फुलफिल कर सकें। अब देखो, इक्वालिटी का आइडिया ही अपने आप में कितना मुश्किल है। यहाँ पर इक्वालिटी क्या बोलती है? क्या बोलती है यहाँ पर? इक्वालिटी बोलती है भैया लाइन में लगो। ठीक है। यहाँ पर इक्वालिटी बोलती है कि डिसएडवांटेज ग्रुप्स को थोड़े एक्स्ट्रा पैसा कमाने की कोशिश करो, गवर्नमेंट कुछ ऐसा करे। तो इक्वालिटी अपनी अपनी जगह पर अलग अलग तरीके से दिख सकती है, अलग अलग तरीके से बयान भी की जा सकती है। ठीक है। अब सपोज करो हम लाइन में खड़े हैं। ठीक है, हम एक लाइन में है या प्लेग्राउंड में है, हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहिए। इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहिए भाई। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे हम सब बराबर हैं। लेकिन अब ये भी सोचो, देखो एक पर्सन है वो डिसेबल है, उसके लिए हम सोचते हैं कि भाई कुछ ऐसे स्पेशल प्रोविजंस बने जिससे कि इन डिसेबल लोगों की भी जो प्रॉब्लम्स हैं वो अंडरस्टैंड की जा सके। ठीक है। मतलब किसी किसी केस में हम यूँ कहेंगे कि भाई इन डिसेबल्स के साथ कुछ ऐसा करे सरकार
कि इन लोगों को औरों के साथ आने का एक मौका मिल सके। जैसे कहीं कहीं पब्लिक प्लेसेस पर अलग से स्लोप वगैरह बनी होती है व्हील चेयर वाले लोगों के लिए, या फिर जो जिनका विजन थोड़ा खराब होता है, जो नहीं देख सकते ढंग से, उनके लिए ना एक अलग तरीके की ब्लॉक्स की सड़क बनती है। उस पर चलते चल के वो अपने रास्ते पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, तभी देखो कि हम बेसिक नीड्स हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट इवन अफोर्ड बेसिक नीड्स। तो यहाँ पर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मतलब सबको एक तरीके से ट्रीट करना तो अच्छी बात नहीं है। ऐसे केसेस में कुछ उनको एक्स्ट्रा भी देना मैंडेटरी हो जाता है। इसलिए जो मीनिंग है किसका, इक्वालिटी का, वो कंटेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? कंटेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अब तक हमने डिसेबिलिटी की, इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी, लाइन में खड़े रहना, इन सब के हिसाब से अलग अलग मीनिंग देख लिए हैं किसके, इक्वालिटी के। तो बिना पॉलिटिकल थ्योरी को रियलाइज किए भी हमने उसके कॉन्सेप्ट्स को एक्सपीरियंस कर लिया। ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरीज ने इन जैसे कंसेप्ट्स की लैंग्वेज को समझा और नॉर्मल सिटीजन्स को उनकी तरह ही एक नॉर्मल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी। कैसे? कि भाई किस किस केस में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इनफ है या नहीं, किसको स्पेशल ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है और कब तक रिक्वायरमेंट होती है किसकी स्पेशल ट्रीटमेंट की, किस तरह के चिल्ड्रंस को मिड डे मील मिलना चाहिए। ठीक है, ऐसे सब क्वेश्चंस को एड्रेस कर कर हम पॉलिटिकल थ्योरी के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को बहुत इजीली समझ सकते हैं, और ऐसे कॉन्सेप्ट्स को अलग अलग थिंकर्स ने अपने अपने तरीके से भी समझाने की पूरी कोशिश की है। ठीक है, अब जैसे हमने इक्वालिटी के केस में सब देखा, ऐसे ही सब चीज़ें हम फ्रीडम, सिटीजनशिप, राइट्स, डेवलपमेंट, जस्टिस, सेकुलरिज्म, इन जैसे कॉन्सेप्ट्स में भी अलग अलग एंगल से इन सब के मीनिंग्स को भी हम समझ सकते हैं, और हम समझेंगे कब, आने वाले चैप्टर्स में। अब हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आ गया, एंड आई होप आप लोगों को अब तक सब कुछ यहाँ पर समझ आया होगा। और रही बात इस चैप्टर के नोट्स की, पीडीएफ का जो भी लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, व्हाट्सएप चैनल का लिंक, और वहाँ से जाकर चैनल को ज्वाइन करके आप पीडीएफ बहुत इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। आपको कहीं से कुछ नहीं पढ़ना, जो मैं बता रहा हूँ उसको सुनो, चैप्टर रीड करो, दैट्स इट। पेपर में बहुत अच्छे नंबर आएंगे आपके। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई हमें पॉलिटिकल थ्योरी क्यों पढ़नी चाहिए। सोचो, देखो, पॉलिटिकल थ्योरी का मतलब क्या हुआ? ऐसे कंसेप्ट जो पॉलिटिक्स से ही रिलेटेड हो। और पॉलिटिक्स को प्रैक्टिस कौन करता है? पॉलिटिशियंस। तो कुछ सोचेंगे आप में से कुछ लोग सोचोगे कि इससे अच्छा तो पॉलिटिशियंस ही पॉलिटिक्स को पढ़ लें, ब्यूरोक्रेट्स पॉलिसीज़ को पढ़ लें, भाई कैसे पॉलिसीज़ वगैरह बनती हैं, पॉलिटिकल थ्योरी कैसे प्रैक्टिस की जाती है, या फिर लॉयर्स और जजेस जो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करते हैं, ये लोग भी पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ सकते हैं। एज अ स्टूडेंट हम ही क्यों, एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट भी देख सकते हैं इन कामों को, जो एक्सप्लॉयटेशन को एक्सपोज करते हैं। द आंसर इज कि ज़रूरी नहीं है कि ये पॉलिटिकल थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स वही लोग पढ़ें जिनका पॉलिटिक्स में उठना बैठना नहीं। कोई भी कोई भी पर्सन कोई भी पॉलिटिकल थ्योरी के कॉन्सेप्ट को पढ़ सकता है। सबसे पहले शुरू देखो, पिछले पेज पे जितने भी
प्रोफेशंस लिखे थे, इधर ब्यूरोक्रेट हो, पुलिस हो, लॉयर हो, एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट हो, आप लोगों में से भी कोई ना कोई ये सब चूज करेगा ही करेगा। तो इनडायरेक्टली भी हमें इन सब के बारे में पता होना चाहिए। अब हर कोई मैथमेटिक्स पढ़ता है, आप लोगों ने भी 10th क्लास तक मैथमेटिक्स पढ़ी थी और स्टार्टिंग से मैथ्स पढ़ते आ ही रहे हो, इसमें आपने प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई सब सीखा, तो वो आज भी काम आ रहा है ना। तो पॉलिटिकल थ्योरी ये कहती है कि मेरे कुछ कंसेप्ट्स को आप चाहे किसी भी प्रोफेशन से बिलोंग करके पढ़ो, कहीं ना कहीं आपके वो काम आएंगे ही आएंगे। ठीक है। सेकेंडली, आज नहीं तो कल आप लोग वोट तो दोगे, ठीक है। We are all going to be citizens entitled to vote and decide other issues. अब आपको फ्रीडम, इक्वालिटी, डेवलपमेंट, जस्टिस, सेकुलरिज्म, नेशनलिज्म, इनमें से किसी भी कॉन्सेप्ट की अगर कोई नॉलेज ही नहीं है तो आप किस तरह से तो गवर्नमेंट को वोट करोगे। और कल को चलो तुक्के से आपने जिस गवर्नमेंट को वोट करा था उस गवर्नमेंट की सरकार भी बन गई, ठीक है। जिस पॉलिटिकल पार्टी को आपने वोट करा उस पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट बन गई, सरकार बन गई, अब वो कुछ डेवलपमेंट कर रही है तो आपको तो कुछ समझ नहीं आएगा। आप तो औरों की हाँ में हाँ मिला के भेड़ चाल में हाँ ना बोल दोगे, एक को बोल रहे सही है, एक को बोल रहे गलत है, ऐसा तो काम चलेगा नहीं। इसलिए पॉलिटिकल थ्योरी के कुछ ऐसे कंसेप्ट को पढ़ना बहुत मैंडेटरी होता है, क्योंकि ऐसे कंसेप्ट जो है हमारे डेली लाइफ को भी इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। और ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम इन्फॉर्म्ड रहें और अपनी रैशनैलिटी मीन्स रीज़न का यूज़ कर सकें। अगर हम सिंपली थोप देंगे कि इस बंदे को मार दो, नहीं ये गलत होगा। आर्बिट्रेरी प्रेफरेंसेस का कोई काम नहीं होता। आर्बिट्रेरी प्रेफरेंसेस आर नॉट बी वेरी इफेक्टिव। सोच समझकर मैच्योरिटी के साथ कोई डिसीजन लो, कुछ डिसाइड करो या कुछ अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करो तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। और आज के टाइम पर तो अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए बहुत से मीडियम्स अवेलेबल हैं यार। सबसे पहले तो आप लोगों का फेवरेट ऐप इंस्टाग्राम, बच्चों का, स्टूडेंट का सबसे फेवरेट ऐप इंस्टाग्राम। कुछ भी हुआ डायरेक्ट रील बनाई, अपलोड कर दी, आपके थॉट्स भी एक्सप्रेस हो गए और ने भी आपके थॉट्स पढ़ लिए, सपोर्ट भी मिल गया आपको। पॉलिटिशियंस का फेवरेट ऐप ट्विटर, कुछ भी हुआ फलाने ने ये करा तो फलाने के खिलाफ ये ट्वीट लिख दिया, अब होती रहे फलाने की बेइज्जती या फलाने को सपोर्ट मिलता रहे, उससे क्या मतलब, आपने तो अपना थॉट एक्सप्रेस कर दिया ना। इसलिए किसी के ऊपर भी अपनी चीजें मत थोपो। आर्बिट्रेरी प्रेफरेंसेस, बिना सोचे समझे किसी के ऊपर किसी भी तरह का कोई दबाव मत बनाओ। थॉटफुल मैच्योरिटी के साथ अपने डिसीजंस को लो, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सको। अब एज अ सिटीजन अपने आप को सोचो, आप कॉन्सर्ट में गए हो, डेफिनेटली आपने कोई ना कोई कॉन्सर्ट अटेंड करा होगा, नहीं करा तो भी कोई बात नहीं, करा है तो आपको मेरी बात और अच्छे से समझ आएगी। आप कॉन्सर्ट में गए हो, जो सिंगर आया है सामने, जो गाने आया है, आप उसको जानते ही नहीं हो, तो आप उससे अपने आप को रिलेट कैसे करोगे। मतलब आप उसके बारे में कुछ जानते ही नहीं हो, क्या नाम है, कैसे गाने गाता है, कौन कौन से गाने उसने गाए हैं, कैसे लिरिक्स लिखता है, कैसे काम करता है, कैसे बोलता है, नहीं, यू डोंट नो एनीथिंग। आपको कुछ नहीं पता उसके बारे में। लेकिन वहीं अगर आप ऐसे सिंगर के कॉन्सर्ट में गए हो जिसको आप जानते हो अच्छे से, जिसके बारे में आपने सुना, जिसके आप गाने सुनते हो, तो वो जो भी गाना गाएगा आप उससे अपने आप को रिलेट कर सकते हो। और जब सिंगर को भी पता है कि ये वो ऑडियंस है जो मुझे सुनती है, तो वो भी सोच समझ के ही काम करेगा, मतलब सोच समझ के ही गाना गाएगा। क्यों? क्योंकि अगर उसने कोई भी हल्का सा भी गलत गाना गाया
तो आप लोग उसको तुरंत पकड़ लोगे कि नहीं ये तो गलत है, ये लाइन तो नहीं थी, ये लाइन थी, ये लाइन नहीं थी। यही हाल गवर्नमेंट में होता है। कैसे? अगर सिटीजन्स एजुकेटेड हैं, विजिलेंट है, अलर्ट है, पढ़े लिखे हैं, तो जो पॉलिटिक्स होगी ना वो और ज़्यादा पब्लिक स्पिरिटेड होगी। मतलब गवर्नमेंट के अंदर एक तरीके का डर बना रहेगा कि भाई मेरी जो ऑडियंस है, जो मेरे लोग हैं देश के, वो एजुकेटेड हैं, उनको सही गलत की समझ है। तो मुझे जो काम करना होगा ना वो मुझे बहुत सोच समझ के करना होगा। ठीक है। थर्ड इशू आता है कि भाई फ्रीडम, इक्वालिटी, सेकुलरिज्म, इन तीनों ही इशू से, इन तीनों ही एरिया से हम अपने आप को अलग नहीं रख सकते हैं। कहीं ना कहीं किसी ना किसी केस में कोई ना कोई इशू आप लोगों के सामने आता है और आप लोगों ने भी खुद उसको फेस कभी ना कभी किया ही होगा। मैं अपना एक पर्सनल किस्सा बताता हूँ। हुआ क्या था, 10th क्लास में था मैं, अभी मैं कॉलेज में ही हूँ, 10th क्लास में था मैं। तो कुछ लोग बदतमीजी कर रहे थे, 9th क्लास के कुछ लड़के अपनी ही क्लास की लड़कियों के साथ कुछ बदतमीजी कर रहे थे। तो वो था उनके साथ इनइक्वालिटी और इनजस्टिस। अब टीचर को लगा कि मैं और मेरा फ्रेंड कोई बदतमीजी करके आए हैं। उन्होंने सोचा कि तुम लोगों को घूमने की फ्रीडम क्या दे दी, तुम लोगों ने तो बदतमीजी शुरू कर दी। तो एक पीटी टीचर आए, उन्होंने मेरे फ्रेंड के बहुत ज़ोर थप्पड़ मार दिया, जिसकी वजह से उसका चश्मा टूट गया। तो ये हुआ ना इनजस्टिस, कि भाई करा किसी और ने, भरा किसी और ने, जिसमें कि हमारी गलती भी नहीं थी। इनइक्वालिटी भी हुई, बेकार में फ्रीडम को गलत यूज़ करने का भी इल्ज़ाम लग गया, और इनजस्टिस भी हमारे साथ ही हुआ। और रही बात सेकुलरिज्म की, तो सेकुलरिज्म के बारे में तो आप लोग आए दिन न्यूज़ में देखते ही रहते हो कि सेकुलरिज्म के नाम पर क्या चल रहा है और कैसी पॉलिटिक्स चल रही है। ठीक है। और हम भी इन चीज़ों से अपने आप को चाहकर भी दूर नहीं रख सकते हैं। और हमारे मन में भी ना कहीं एक फीलिंग है। क्या फीलिंग है? prejudices against people who are different from us। मतलब जो लोग हमसे अलग हैं उनको हम अलग नज़रिए से ही देखते हैं। मतलब जो गरीब है ना उसको हम गरीब नहीं देखते, चाहे वो कितना ही मैच्योर हो, कितना ही काइंड हो, कितना ही रैशनल हो, लेकिन फिर भी हम उसको गरीब की नज़र से देखेंगे और उसके हर एक एक्शन को इग्नोर ही करेंगे। लेकिन जो हमारे साथ का होगा ना उसके हम हर एक एक्शन को फुल प्रेफरेंस देंगे। मेरा भाई है तू, भाई है तू कर करके हम उसको पूरा सपोर्ट करेंगे। लेकिन जो गरीब होगा ना, तू कौन है, तू कौन है करके उसको हम चुप करते रहेंगे 24 घंटे। ठीक है भाई। अब हमारे साथ कुछ गलत होता है, ठीक है, अगर हमें लगता है हमारे साथ गलत हुआ है तो हम चाहते हैं कि हमारी प्रॉब्लम को रिड्रेस किया जाए, हमारी बात को सुना जाए। लेकिन अगर उसमें डिले हो जाता है तो लोग क्या सोचते हैं, भैया अब तो क्रांति आएगी। क्या क्रांति आएगी? अब फटेंगे लोगों के सर, हम सड़क पर चलेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, मार्च पास्ट करेंगे, दिल्ली चलेंगे, सरकार के खिलाफ मोर्चा निकालेंगे, लेकिन अपनी बात हम मनवा के रहेंगे। और अगर हम प्रिविलेज होते हैं, मतलब हमारा सोसाइटी में अच्छा दबदबा है, इफ वी आर प्रिविलेज्ड, तो हम ये देखते हैं कि जो दूसरी क्लास है, मतलब आप लोग जो घर में ड्राइवर्स वगैरह होते हैं या कोई दूध वाला आता है, तो जिस तरीके से आप उससे ट्रीट करते हैं, जैसे कि आप उससे बात करते हैं, आप सोचते हैं इन लोगों से बात करने का यही तरीका है। क्यों? क्योंकि ये हमारे लेवल के नहीं है। और जैसे हम इनसे बात करेंगे
कुछ भी कहेंगे ये हमें उल्टा जवाब नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग इनके लेवल के नहीं हैं। तो आप सोचते हो कि जैसा ट्रीटमेंट हम इनको दे रहे हैं, ये लोग ऐसा ही ट्रीटमेंट ये लोग भी डिजर्व करते हैं। तो पॉलिटिकल थ्योरी हमें एनकरेज करता है, हमें बताता है कि हमारे आइडियाज़ और फीलिंग्स क्या है। मतलब बिना किसी चीज़ को समझे या बिना किसी चीज़ को प्रैक्टिस करे हम पॉलिटिकल थ्योरी के किसी भी कंसेप्ट को नहीं समझ सकते। हम पॉलिटिकल थ्योरी का हर एक कंसेप्ट अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिस करते ही करते हैं, बस हमें पता नहीं होता कि कौन सा कंसेप्ट है ये। लेकिन आप लोगों ने ये बुक पढ़नी शुरू करी है और मेरी वीडियोस देखनी शुरू करी है, तो डेफिनेटली आपको हर एक कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत क्लियरली और अच्छे से समझ आ जाएगा। अब एक फटाफट से एक लास्ट पैराग्राफ देख लेते हैं, फिर चैप्टर खत्म करेंगे। बहुत लंबा है चैप्टर, ऑलरेडी 1 घंटे की वीडियो बन चुकी है। तो हम देखो, एज अ स्टूडेंट हमें बहुत मज़ा आता है लोगों की डिबेट देखने में, लेकिन जब खुद की डिबेट करने की बारी आती है ना, तब पता चलता है कि अपने पॉइंट को प्रूव करना कितना मुश्किल है या कितना आसान है। और जिस दिन किसी भी स्टूडेंट ने, आप में से किसी ने भी सामने वाले को अपने पॉइंट में प्रूव करना शुरू कर दिया, समझ लेना आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो डेवलप हो चुकी है, आप रैशनल बन चुके हो। और आपको ये चीज़ हर एक फील्ड में, चाहे नेशनल लेवल पर हो चाहे इंटरनेशनल लेवल पर हो, आपको ये चीज़ डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद लगेगी। ठीक है? तो पॉलिटिकल थ्योरी भी हमें यही हेल्प करने में साथ देती है कि भाई सिस्टमेटिक थिंकिंग क्या, भाई लोग जस्टिस, इक्वालिटी, इन सब के बारे में क्या सोचते हैं। और जैसे जैसे हम इन सब चीज़ों के बारे में सोचते हैं, वैसे वैसे हमारे ओपिनियंस या फिर जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनते जाते हैं। और डायरेक्टली कॉमन इंटरेस्ट, मतलब जो लोगों की भलाई के लिए चीज़ होती है ना, हमारी बातों में, हमारी थिंकिंग में वो सब झलकना, मतलब रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है। थैंक यू सो मच। इसी के साथ चैप्टर यहाँ पर होता है ख़त्म। हाँ, मैं दोबारा बता रहा हूँ, अगर जिसको भी इस चैप्टर के PDF फॉर्म में नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को ज्वाइन करके, उस लिंक के थ्रू व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करके आप PDF आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड आई होप आपको अभी तक इसमें सब कुछ समझ आ गया होगा। कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट है किसी भी पेज पे या किसी भी पैराग्राफ में, कोई भी कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं डेफिनेटली उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा और आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। इवन आपको इनमें से कोई भी क्वेश्चन का आंसर, Don't forget to like, then subscribe, and please share this video.